आदाब। तेलंगाना न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। लव जिहाद पर हुकूमत पार्लियामेंट में वजाहत करे पेश। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का मुतालबा। कांग्रेस ने आबी हुकूक के मामलात में महबूब नगर और नलगुंडा को पहुंचाया नुकसान। बीआरएस कायद हरीश राव का इल्जाम। असेंबली में नामुनासिब जबान नाकाबिले कबूल। वजीर आला माफी मांगे। बीआरएस कायदीन का मुतालबा। खम्मम ऐदुलापुरम में बुनियादी सहूलियात के लिए 56 करोड़ के तरक्याती कामों का आगाज। वजीर पोंगुलेट्टी ने कहा, ऐदुलापुरम को मॉडल म्युनिसिपैलिटी बनाने की कोशिशें तेज। वरंगल में ज़कात पर बेदारी सेमिनार। समाजी फलाह पर जोर। ज़कात सेंटर इंडिया के समाज की तरक्की में ज़कात के अहम किरदार पर डाली रोशनी। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने आरएसएस सरबराह मोहन भागवत के लव जिहाद से मुतालिक बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बालिग अफराद अपने फैसले खुद करने के लिए आजाद हैं। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट ने महाराष्ट्र के अमरावती में मीडिया से बात की। ओवैसी ने कहा कि अगर लव जिहाद जैसी कोई चीज वाकई मौजूद है तो हुकूमत को इससे मुताल्लिक ठोस आदाद शुमार पार्लियामेंट में पेश करनी चाहिए। बसूरत दीगर हुकूमत वाज़ेह तौर पर बताए कि लव जिहाद से आखिर क्या मुराद है। अगर कोई बालिग है, 18 साल 21 साल के है, अगर वो अपना फैसला ले रहे तो मेरी पसंद नापसंद का मामला नहीं है। कानून उनको इस बात की इजाजत देता। और अगर लव जिहाद हो रहा तो डेटा क्यों नहीं देते पार्लियामेंट में? तुम 11 साल का तो रिकॉर्ड दो ना। तुम चलो, आप जितने प्रदेशों में है उसका रिकॉर्ड दे दो लव जिहाद का कि भाई ये लव जिहाद हुआ, बताओ। और तीसरी बात है, लव जिहाद को डिफाइन कर दे बीजेपी और मोहन भागवत। व्हाट इज लव जिहाद? आप पार्लियामेंट में तो बोलना नहीं चाहते उसको, आप डिफाइन कर दो। अब जब डिफाइन करेंगे तो फिर बीजेपी में ऐसे कई नेता है जो ये इंटर रिलीजियस मैरिजेस करें, उनको क्या बोलेंगे फिर आप? मैं उनके प्राइवेट लाइफ पे कमेंट नहीं कर रहा हूं, बट उनको क्या बोलेंगे आप? ये गैर जरूरी के इस देश के नौजवान बच्चों को, युवा पीढ़ी को नौकरी की जरूरत है, आप इधर लिख जा रहे हो उनको। एक खामखा जिसपे कुछ है ही नहीं, कुछ भी मुद्दा ही नहीं है, वो आप उस पर नहीं उठा रहे। हाँ, चाइना बोल रहा है कि हम जंग रुकाए, आप उस पर कुछ नहीं बोलते। लद्दाख में, गलवान में, डेमचौक में आज भी हम जब बात कर रहे हैं, चाइना कब्जा करके बैठा है। हम कई पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर हमारी भारत की सेना नहीं जा सकती, हम उस पर बात ही नहीं कर रहे। हमारे एतराफ में सब हमारे दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अब इसके बात क्यों नहीं करते आप? अंदरूनी पॉलिटिक्स में ही मशगूल है ये सरकार। नहीं, ये देश के जो है मुद्दे हैं, अब उस पर हम तो बोल रहे हैं ना, लव जिहाद का तो डेटा तो दो आप पहले डिफाइन कर दो उसको, डिफाइन कर दो क्या है, और डेटा दो। आप बताइए हमको, देश को बता दो। चलो पार्लियामेंट में बता दो या पार्लियामेंट में डिबेट करा दो। बीआरएस के एमएलसीज मधुसूदन चारी और डी श्रवण ने वजीर आला रेवंत रेड्डी के नामुनासिब तबसरों की सख्त मजम्मत की है। असेंबली में केटी रामन राव और हरीश राव के खिलाफ सीएम रेवंत ने काबिले एतराज रिमार्क्स किए थे। बीआरएस कायदीन ने कहा कि वजीर आला अपने ओहदे की आईनी जिम्मेदारी को फरामोश कर बैठे हैं। It is absurd, it is inhuman, it is degrading the image of the Chief Minister. Being the Chief Minister of a state, he is not supposed to
make such vulgar comments. A chief minister must be wise enough. A chief minister must be a role model to the society to overcome the failures of his governance. He is making such absurd statements. He is miserably failed in fulfilling the promises which were made by his party and his government. We strongly condemn. It's quite unfortunate. It's such a brazen language that Revant Reddy has used against his own colleague members of Legislative Assembly, which is very, very uncalled for. I'm questioning Rahul Gandhi. I mean, I think Revant Reddy has crossed all the limits by calling his own colleagues. I'm asking. बीआरएस के सीनियर कायद हरीश राव ने इल्जाम आयद किया है कि फजल अली कमीशन की सिफारिशात को नजरअंदाज करते हुए रियासत हैदराबाद को आंध्रा में जम किया गया। उन्होंने कहा कि कमीशन ने वाज़ेह तौर पर हिदायत दी थी कि अगर इंतजाम किया भी जाए तो अपर कृष्णा, तुंगाभद्रा लिफ्ट कैनाल और भीमा जैसे मंसूबों को बरकरार रखा जाए ताकि 174 टीएमसी पानी के इस्तेमाल का हदफ पूरा हो सके, लेकिन कांग्रेस ने उन मंसूबों को मनसूख कर दिया। इसी बीच हरीश राव का यह कहना था कि कांग्रेस पार्टी ने महबूबनगर और नलगुंडा अजला के लिए मौत का परवाना लिख दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कोडंगल प्रोजेक्ट के नाम पर कमीशन खाया जा रहा है और वजीर आला रेवंत रेड्डी अपने ही जिले की आवाम से धोखा कर रहे हैं। ఆనాడు ఫజల్ అలీ కమిషన్ రాష్ట్రాన్ని కలపొద్దని చెప్తూనే ఒకవేళ కలిపితే 174 టీఎంసీల నీటి వినియోగం లక్ష్యంగా అప్పర్ కృష్ణ, తుంగభద్ర ఎడమ కాలువ, భీమా వంటి ప్రాజెక్టులను రద్దు చేయొద్దని, ఆ ప్రాజెక్టులను కొనసాగించాలని చాలా స్పష్టంగా ఫజల్ అలీ కమిషన్ రికమెండ్ చేస్తే ఆనాడు ఆ ప్రాజెక్టులను రద్దు చేసి పాలమూరు జిల్లాలను వలసల జిల్లాగా మార్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఇలా పాలమూరు వలసలకు కారణమే కాంగ్రెస్ పార్టీ. హైదరాబాద్ సొంత రాష్ట్రంగా ఉండుంటే ఆ ప్రాజెక్టులు పూర్తయి ఉంటుండే నల్లగొండ ఫ్లోరైడ్ బాధలు తీరు, పాలమూరుకు వలసల బాధలు తప్పేటి. ఇలా కలపడం ఒక పెద్ద తప్పు. కలిపిన తర్వాత ఆ ప్రాజెక్టులను రద్దు చేసి పాలమూరు, నల్లగొండ జిల్లాలకు మరణ శాసనం రాసిందే ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు మాట్లాడుతూ ఉంటే నవ్వు వస్తూ ఉంది. అసలు टीपीसीसी जनरल सेक्रेटरी सी दयाकर ने बीआरएस के सीनियर रहनुमा हरीश राव पर शदीद तनकीद की। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि हरीश राव ने नलगुंडा और महबूबनगर अजला के किसानों के साथ नाइंसाफी की है। इन्होंने कहा कि असेंबली में हरीश राव किसानों के मसाइल पर बात करने से कासिर रहे और ऐवान से फरार हो गए। दयाकर ने बीआरएस से सवाल किया कि 10 बरसों में पालामूरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट मुकम्मल क्यों नहीं किया गया। అసెంబ్లీలో కృష్ణా జలాలపైన చర్చించకుండా పారిపోయి ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారిపైన, స్పీకర్ పైన, మంత్రులపైన ఇవాళ చిల్లర వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నటువంటి హరీష్ రావు గారు నోరు జాగ్రత్తను కూడా మేము హెచ్చరిస్తున్నాం. 10 ఏళ్లలో ఇవాళ బీఆర్ఎస్ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు తెలంగాణలో ఏ ఒక్క ప్రాజెక్ట్ కట్టకుండా ఇవాళ కలవకుర్తి కావచ్చు, నెట్టెంపాడు కావచ్చు, కోయిల్ సాగర్ కావచ్చు, డిండి కావచ్చు, ఎస్ఎల్బీసీ కావచ్చు, కృష్ణా పరివాహక ప్రాంతంలో ఏ ఒక్క ప్రాజెక్టు కూడా నిర్మించకుండా నల్లగొండ జిల్లా రైతులకు, పాలమూరు రైతులకు నోట్లలో మట్టి కొట్టి ఇవాళ రైతుల కళ్ళల్లో నెత్తురు చూసినటువంటి మీరు ఇవాళ కృష్ణా జలాల గురించి మాట్లాడితే చాలా సిగ్గనిపిస్తుందని కూడా ఈ సందర్భంగా మేము విమర్శిస్తా ఉన్నాం. మీకు నిజంగా సిగ్గు శరం ఉంటే అసెంబ్లీలో చర్చించకుండా పారిపోయి దొంగల్లాగా గన్ పార్క్ దగ్గర మీరు మీడియా సమావేశం పెట్టవంటనే మీ అవినీతి, మీ అక్రమాలు ఎక్కడ బయటపడుతుందని ఇవాళ మీరు తప్పించుకొని పారిపోతున్నటువంటి పరిస్థితి. तेलंगाना जागृति की सदर कविता बीआरएस लीडर हरीश राव को निशाना बनाने से नहीं चूक रही है। उन्होंने तेलंगाना के पानी के कोटे में कमी पर सवालात उठाते हुए पूछा है कि उस मुआहदे पर किसने दस्तखत किए थे जिसके नतीजे में दरिया कृष्णा के पानी पर रियासत का हिस्सा 37% से घटकर 34% ही रह गया है। उन्होंने जोराला से श्रीसैलम तक इंटेक पॉइंट मुंतकिल करने की वजूहात पर भी वजाहत तलब की है। कविता का मुतालबा है कि अपर भद्रा को कौमी प्रोजेक्ट का दर्जा देने और अलमाची डैम की ऊंचाई में इजाफे के खिलाफ करारदादें असेंबली में मंजूर की जाएं। మూసీ నది మీద చర్చ జరుగుతుంది, జిహెచ్ఎంసీ మీద చర్చ జరుగుతుంది.
ఇంకా అనేకమైనటువంటి ఇంపార్టెంట్ బిల్లుల మీద చర్చ జరుగుతుంది. రండి సీన్ అనేది చర్చ జరుగుతుంది. ఈ సందర్భంగా ఏమైంది, ముఖ్యమంత్రి గారు నేను గతంలో ఉన్న పార్టీలో ఒక గుంటనక్క గారు ఉంటారు, వారిని మీరు అందరూ హరీష్ రావు గారిని పిలుచుకుంటారు. ఆయనను చూసి నేనేదో మాట అన్నాడు, అనగానే నన్ను అంటవా నువ్వు అని చెప్పి అసెంబ్లీ మొత్తం వాయిదా వేసుకొని వెళ్ళిపోయాడు. అరే ఒక్క మాట వ్యక్తిగతంగా ముఖ్యమంత్రి ఏదో నిన్నంటే మొత్తం అసలు ప్రతిపక్షమే లేకుండా, ప్రతిపక్షం అంటే ఏంది, ప్రజల గొంతుక, ప్రతిపక్షం అంటే ఏంది, అన్యాయం ఎట్లా జరుగుతుందని ప్రశ్నించేటటువంటి ఒక వాయిసే ప్రతిపక్షం. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ పార్టీ, ఇట్ ఈస్ అ బిగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. దాన్ని వదిలేసి మొత్తం సభ 5 రోజులు ఎట్లా మీరు బాయ్కాట్ చేసిపోతారు? ఏంది కేవలం హరీష్ రావు గారిని ఒక మాట అన్నందుకు బాయ్కాట్ చేసిపోతారా? కేసీఆర్ గారిని ఎన్ని తిట్లు తిట్టినా రేవంత్ రెడ్డి గారు ఎప్పుడన్నా బాయ్కాట్ చేసిన హరీష్ రావు గారు? మొన్న ఈ గుంటనక్కకు డిప్యూటీ ఫ్లోర్ లీడర్ ఇవ్వగానే నేను చెప్పిన బీఆర్ఎస్ పార్టీని ఎవరు కూడా కాపాడలేరు అసెంబ్లీకి రాకపోతే అని. ఏం చేసిరు నిన్న? పోనీ जनरल నేను కూడా పార్లమెంట్ भारत राष्ट्र समिति क़ियादत ने दरियाए कृष्णा के पानी पर तेलंगाना के साथ होने वाली मुबज्जना नाइंसाफी के खिलाफ एक अवामी तहरीक शुरू करने का ऐलान किया। पार्टी के सीनियर लीडर हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की पॉलिसीज के सबब तेलंगाना को इसके जायज आबी हुकूक से महरूम होना पड़ रहा है। అయినా ఊరుకోం. కేసీఆర్ గారు మొన్ననే చెప్పిండ్రు, బీఆర్ఎస్ పార్టీ కృష్ణా నదీ జలాల విషయంలో తెలంగాణకు కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తున్న అన్యాయాన్ని ప్రజాక్షేత్రంలో పోతాం, ప్రజాక్షేత్రంలో ఎండగడతాం, ప్రజా ఉద్యమానికి శ్రీకారం చుడతాం, ప్రజల్లోకి వెళ్తాం, అవసరమైతే మరో జల పోరాటానికి బీఆర్ఎస్ పార్టీ శ్రీకారం చుడుతుంది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మాకు అధికారం ముఖ్యం కాదు, తెలంగాణ ప్రజల హక్కులు మాకు ముఖ్యం. ఆ హక్కుల కోసం ఎంత దూరమైనా బీఆర్ఎస్ పార్టీ పోరాటం చేస్తుంది. खम्मम जिले से खबर है, रियासती वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने ऐदुलापुरम का दौरा किया है और इस मौके पर उन्होंने कहा है कि हुकूमत गरीबों को बुनियादी सहूलतें फराहम करने के मकसद से मौसर इक़दाम कर रही है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान ऐदुलापुरम म्युनिसिपल हुदूद में 56 करोड़ रुपये के तरक्याती कामों की मंजूरी दी गई है। इतवार को उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों की तामीराती कामों का संगे बुनियाद रखा, जिन पर लाखों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। पोंगुलेटी ने कहा कि हुकूमत माली मुश्किलात के बावजूद कई फलाही स्कीम्स नाफिज कर रही है और अवाम को बुनियादी ढांचा और सहूलतें फराहम करना ही अवलीन तरजीह है। उन्होंने साथ ही ये ऐलान किया कि आइंदा अप्रैल में इंद्रम्मा मकानात की तकसीम का एक और मरहला शुरू किया जाएगा। మనస్ఫూర్తిగా హృదయపూర్వక నమస్కారం. మీ దీవెనలతో మన ఇందిరమ్మ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఈ ఎదుల్లాపురంలోని పెద్దతండ గ్రామ పంచాయతీలో సుమారు 14 కోట్ల రూపాయలతో గడిచిన 2 సంవత్సరాలలో అనేక మౌలిక వసతులకు సంబంధించిన పనులు పూర్తి చేసుకున్నాం. ఇంకా చేయాల్సిన రోడ్లు కూడా చాలా ఉన్నాయి. వచ్చేటప్పుడు నా ఆడబిడ్డలు కొన్ని చోట్ల ఆపారు. కారు దిగడంతోనే నా తోబుట్టువులు మళ్ళీ వచ్చి అన్నా ఇంకా మా రోడ్లు కొన్ని కావాలి అని అన్నారు. निर्मल जिले के खानापुर असेंबली हलके के रुकने असेंबली बोजू पटेल ने अहम ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि सदर मार्ट बैरेज का इफ्तिताह जारिया महीने के दूसरे या फिर तीसरे हफ्ते में वजीर आला रेवंत रेड्डी के हाथों किया जाएगा। उन्होंने आज सदर मार्ट नहर के जरिए फसलों की आबपाशी के लिए पानी छोड़ते हुए ये बात कही। इस मौके पर एमएलए बोजू पटेल ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। उन्होंने बताया कि आबपाशी का पानी इस तरह से छोड़ा जा रहा है ताकि तमाम किसानों को मुनसिफाना तौर पर पानी मिल सके। ఈరోజు సదర్ బట్ నీటిని విడుదల చేయడం అనేది జరిగింది. ఈ ఆయకట్టు కింద 12,000 నుంచి 13,000 వరకు ఆయకట్టు ఉంటుంది. ఈసారి వాటర్ ఏదైతుందో వారబంది కింద అయితే మనోళ్ళు గతంలో మాట్లాడడం అనేది జరిగింది. దాని విషయంలో మళ్ళీ ఇంకొకసారి అవసరమైతే మాట్లాడతా. ఎందుకు ఈ విషయం చెప్తున్నాం అంటే అరుతడికి సంబంధించిన పంటలు ఎవరు కూడా వేయడం లేదు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా వరి వేయాలని అనుకుంటున్నారు. దాంతో చాలా రకాలుగా వాటర్ విషయంలో కొంత ఇబ్బంది అవుతుంది. అయినప్పటికీ ఈసారి ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు. ఎందుకు ఆ విషయం చెప్తున్నానంటే वरंगल में आज ज़कात से मुतालिक एक बेदारी सेमिनार मुनक्किद किया गया। ये प्रोग्राम ज़कात सेंटर इंडिया की वरंगल कमेटी के ज़रिए एहतमाम मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने
शिरकत की। इस मौके पर रियासत के लाइब्रेरी चेयरमैन रियाजुद्दीन ने कहा कि ज़कात इस्लाम के अहम फरीजों में से एक है और अपनी आमदनी का एक हिस्सा ज़कात की सूरत में अदा करने से गरीब और मुस्तहक अफराद को बड़ा फायदा पहुंचता है। वरंगल कांग्रेस सदर मोहम्मद अयूब ने कहा कि अगर हर शख्स माहाना सिर्फ 100 रुपये भी ज़कात के तौर पर दे तो ये रकम लाखों में तब्दील हो सकती है, जिससे गरीब और तुलबा की ज़रूरियात पूरी हो सकती हैं। दूसरे शुरका ने भी समाज के पसमानदा तबकात की तरक्की में ज़कात के कलीदी किरदार पर रोशनी डाली। आज वरंगल ज़कात सेंटर यूनिट के इफ्तिताही प्रोग्राम के लिए शहर में आना हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा इस माहौल को देख करके, और यहाँ के जो हसास और दर्दमंद लोग हैं और जिस अंदाज में उन्होंने इस मोमेंट को समझा है, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इस मोमेंट को बहुत ऊंचाई मिलेगी और सारा शहर इस काम को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। ज़कात सेंटर इंडिया एक पैन इंडिया इज्तिमाई नज़्म ज़कात का प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर कोशिश इस बात की जाती है कि ज़कात को इज्तिमाई तौर पर जमा किया जाए और उसको खुसूसन इस पूरे कनेक्शन का 60% लाइवलीहुड यानी कि कारोबार को बढ़ाने के लिए खर्च किया जाए। इसी के साथ साथ नवासात यानी जो बच्चे बेवा यतीम हैं, जो बेवा ख़वातीन हैं, उनके कारोबार के लिए अपलिफ्टमेंट के लिए भी काम किए जाए। एंड थर्ड वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कॉलरशिप्स। जो बच्चे बहुत काबिल हैं लेकिन किसी वजह से फ़ीस अदा नहीं कर पाते हैं या किसी और माशी कमजोरी की वजह से अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर पाते हैं, ऐसे बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स का रेगुलर बेसिस पे क़याम हमने महाराष्ट्र की सतह पर बहुत कामयाबी के साथ इसका इनेकाद किया है। जहाँ से मैं आता हूँ, हमारे पास इस वक्त मेडिकल फील्ड, इंजीनियरिंग फील्ड, इवन IIT के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ज़कात सेंटर इंडिया अपने तौर पर सालाना लेवल पर उनके पूरे ग्रेजुएशन होने तक ज़कात सेंटर इंडिया में बहुत सारे डोनर्स हैं जिन्होंने उनकी जिम्मेदारी अपनी तरफ ले ली है और उनको हर महीने उनके बोर्डिंग, उनके हॉस्टल्स, उनके ट्यूशन फीसेस बहुत पाबंदी के साथ अदा की जाती है। और माइनॉरिटीज़ का जो राइट्स दस्तूर अंदर जो लिखा हुआ है अमल करने में हम साथ ही साथ चलना है। जो इंडिया में जो गरीब लोग हैं और पर्टिकुलरली शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड कम्युनिटीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो हक नहीं मिल रहे, वो लोग के लिए भी साथ ही साथ माइनॉरिटी चलना है और माइनॉरिटीज़ का जो तकलीफ है वो लोग भी साथ लेना है और एक मजबूत भारत, मजबूत इंडिया बनाने के लिए ज़कात का जो अमाउंट है सही तरीक़ा से यूथ मोल्ड करने के लिए आइंदा दिनों में कामयाब होना, वही हमारा उम्मीद से ये मीटिंग है। हम लोग कमेटी को एक एडवाइस करी हूँ मैं आज, वरंगल शहर के अंदर सबसे ज़्यादा गुर्बत और गरीबी है। यहाँ पे जितने भी कॉलोनी से मेजॉरिटी कॉलोनी मुसलमान जहाँ पे 2 लाख की ज़िंदगी गुजार रहे, बिलो पॉवर्टी में नहीं, बिलो पॉवर्टी लोअर पॉवर्टी में ना ज़िंदगी गुजारे। इसलिए 66 हमारे जो मजीदा हैं, मजीदा में एक कमेटी कायम करो, एक महीने ईच वन कैंडिडेट 100 रुपये अगर जमा करा, 100 मजीदा में वहाँ पे एक महीने 100 मेंबर्स हुए, 650 आदमी जमा होते, मिनिमम 600 आदमी जमा होते, एवरी मंथ 6 लाख रुपए जमा होते, साल को हमारे 72 लाख रुपए वसूल होते। बहुत गरीबों का मदद कर सकते और मैं अपील करूँ वरंगल के तकरीबन मुसलमान भाइयों को, आप हम लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज सुबह से लेकर शाम तक एक 5 चाय पी तो 100 रुपये होते हैं, एक 5 सिगरेट आप पी तो 100 रुपये होते हैं। इसलिए पूरे भाइयों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हम लोग इसमें हिस्सा लेना। एवरी मंथ एक 100 रुपये अपने कौम के वास्ते अगर तक खर्चा करें तो चेयरमैन साहब बोले सरकार एजुकेशन में और उन लोगों के फैमिलीज़ के आगे आने के वास्ते हम लोग पूरा भरपूर मदद कर सके रहता। मेदक शहर में इतवार की रोज सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोग्राम के तहत इस्लामी क्विज मुकाबलों का इनेकाद किया गया। ये मुकाबले जूनियर और सीनियर तुलबा व तालिबात के लिए मुनाकिद किए गए। GIO और SIO के ज़रिए एहतमाम ये प्रोग्राम रखे गए थे। इस मौके पर अमीर मुकामी मोहम्मद फाजिल हुसैन ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी इस्लामी क्विज मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद तुलबा में पोशीदा सलाहियतों को उजागर करना है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अमली ज़िंदगी में अपनाने की तरगीब देना है। मुंतज़िमीन के मुताबिक इन मुकाबलों को ज़बरदस्त पज़ीराई मिली और मजमूई तौर पर 10 ग्रुप्स ने हिस्सा लिया। नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले तुलबा व तालिबात को इनाम देने का ऐलान किया गया। आज सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कॉम्पिटिशन्स मेदक जमात इस्लामी, GIO और CI और SIO की जानिब से क्रिस्टल गार्डन में मुनक़िद हो रही हैं, जिसका मकसद ये है
के तलबा और तालिबात के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, तमाम चीज़ें सवाल और जवाब के ज़रिए से हमारे बच्चों के अंदर इल्म हासिल हो जाए और वो उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को अमल में लाने के लिए आमादा हो जाए। इसके लिए ये बड़ी कोशिशें हो रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसके बहुत अच्छे नताइज भी आ रहे हैं। आज 10 ग्रुप जो है इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इंशाल्लाह इन्हीं ग्रुप में जो काबिल तहसील जवाब देंगे उन्हें इनामात से भी नवाजा जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन बच्चों के ज़रिए से दीन इस्लाम का काम बहुत ज़्यादा लेने की। आदिलाबाद से खबर है, शहर आदिलाबाद के उर्दू भवन में टेट उम्मीदवारान के लिए मुफ्त तरबियती क्लासेस का एहतमाम किया गया। महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से यह नज़्म किया गया था। इन तरबियती क्लासेस में दर्जनों उम्मीदवारों ने शिरकत की। इस मौके पर जिला अक़लियती बहबूद ऑफिसर शेख कलीम अहमद ने कहा कि जिला कलेक्टर की खुसूसी दिलचस्पी से इस कोचिंग का आगाज किया गया था और ये कोचिंग इस वक्त कामयाब समझी जाएगी कि तुलबा टेट इम्तिहान में कसीर तादाद में कामयाबी हासिल करेंगे। आज आदिलाबाद में उर्दू भवन में टेट की कोचिंग लास्ट मंथ 4-5 तारीख से शुरू हुई थी। आज उसका कंपटीशन मॉक टेस्ट लगाया गया है। इसमें 30-40 बच्चियाँ हाजिर हुए हैं। उर्दू भवन में नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह नेक्स्ट कोचिंग गर्ल्स की जो भी कोचिंग होंगी तो उर्दू भवन में ही दी जाएगी। और करीमनगर की मारूफ समाजी तंजीम खादिमाने मिल्लत के ज़ेरे एहतमाम रफाही काम अंजाम दिए जा रहे हैं। बेवाओं में पेंशन और सर्दियों से बचने के लिए मुस्ताक अफराद में कंबल तकसीम किए गए। इस मौके पर सूरा चेयरमैन कोमट रेड्डी नरेंद्र रेड्डी ने तंजीम के कैलेंडर की रस्म इजरा अंजाम दी। उन्होंने कहा कि तंजीम करीमनगर में मजहब से बालातर होकर काबिल कदर समाजी खिदमात अंजाम दे रही है और रियासती हुकूमत इस तंजीम को भरपूर ताउन फराहम करेगी। उन्होंने मरहूम समद नवाब की याद में हर साल गरीबों में कंबल तकसीम करने के अमल को काबिल तहसीन करार दिया। దీనికి ఫౌండర్ మెంబర్ మా నాన్నగారు మొహమ్మద్ అబ్దుల్ సమద్ నవాబ్ గారు ఉండే ఇవాళ ఈ క్యాలెండర్ ఇనాగ్రేషన్కి ఎప్పుడు కూడా ఆయన ఉత్సాహంతో ఈ కార్యక్రమం ముందుకు తీసుకుపోతుండే కానీ ఆయన లేని లోటు మేము చేయలేకపోతున్నాం। అయినా కూడా మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తరఫు నుంచి ప్రతి ఏడాది हैदराबाद और सिकंदराबाद में साइबर फ्रॉड अवेयरनेस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में महमूदगुड़ा अकबर होटल के करीब साइबर क्राइम से मुतालिक एक आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर स्टेशन हाउस इंस्पेक्टर अनुदीप ने कॉलोनी की आवाम से बातचीत करते हुए उन्हें जाली और धोखाधड़ी पर मबनी फोन कॉल्स और ऑनलाइन स्कैम से होशियार रहने का मशवरा दिया। यादाद्री भुवनगिर जिले वलीगुंडा मंडल के नरसापुरम गांव के करीब एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया है, जहां 2 दोस्तों की मौके पर ही मौत हुई है। ये लोग मुसाबिकती इम्तिहान लिखने के लिए मोटरसाइकिल पर भुवनगिर जा रहे थे कि यह हादसा पेश आया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करते हुए लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भुवनगिर एरिया अस्पताल मुंतकिल किया और हादसे की तहकीकात जारी है। शहर हैदराबाद के ओल्ड सिटी इलाके में एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया। पुलिस शराब पीकर गाड़ी चलाने के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी और इसी दौरान चंद्रैन गुट्टा चौराहे पर पुलिस ने एक ऑटो रिक्शा को रोका। ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में ऑटो ड्राइवर के नशे में होने की तस्दीक हुई। पुलिस ने फौरी तौर पर केस दर्ज करते हुए ऑटो रिक्शा जब्त किया। इसी दौरान नशे में धुत ऑटो ड्राइवर ने अचानक एक सांप निकालकर ट्रैफिक पुलिस एहलकार को धमकाने की कोशिश की, जिसके बाद वो मौके से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक सांप मुमकिना तौर पर मुर्दा था। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।